वो डिस्कस किया था। अब जो जैसे एक लेंथेनाइट की मैं बात कर लूं, तो लेंथेनाइट में से आई आस्क्ड देम कि एफ लेंथेनाइट एक्टिनाइट बोथ F0, F7 और F14, ये जितने भी केस हैं वो याद कर लेना। इनका आपको सिंबल, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर, सब कुछ याद होना चाहिए। और जेई के पेपर में वही क्वेश्चन आया, EU2+ जो कि F7 होता है, पूछा गया था कि कौन सा स्टेबल है इसमें से। बट स्टिल कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि नहीं मैम हमने नहीं किया वो। अब मैंने बोला था कि जो आपके पॉलीमर चैप्टर है, जैसे आपको भी बोला है, अकेले उनको नहीं बोला, कि पॉलीमर चैप्टर में से कैटेगरी का नाम, कोपॉलीमर कौन सा है, होमोपॉलीमर कौन सा है, देन पॉलीएस्टर कौन सा है, पॉलीएमाइड कौन सा है, मोनोमर कौन है और पॉलीमर क्या होता है, ये वाली चीजें ऐसे पूछी जाती हैं। तो उन्हें कोपॉलीमर आया था और इतना आसान क्वेश्चन आया था, मैं बता नहीं सकती। कि नियोप्रीन की एग्जांपल आई थी, क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बनाना, सबको पता है कि उसमें कोई दो डिफरेंट नहीं यूज होते हैं, बाकी जितने भी बुनायस वगैरह नायलॉन 6 दिए थे उनमें डिफरेंट कंपाउंड यूज था। और एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है उस पेपर में, सेम पेपर में, सेम शिफ्ट के पेपर में। व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? डाई एजोटाइजेशन। भगवान जाने कितनी बार हमने किया, और मेडिकल में तो वैसे ही बहुत ढंग से किया हुआ है क्योंकि आपकी ज्यादा क्लासेस होती थी। तो उसमें आप ये मान के चलो कि डाइएजोटाइजेशन एक बार करवाया, प्राइमरी अमीन से बीडीसी बनवाया, उसके बाद डाल दिया H3PO2। अब H3PO2 क्या करेगा? वीक एसिड है, तो ये जो ऊपर आपके N2Cl बना है उसको हटा देगा, क्योंकि ना तो सैंडमेयर की कंडीशन है, ना गटरमैन की कंडीशन है, ना बॉल्स स्कीमन की कंडीशन है। तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर वाला ग्रुप रिमूव होगा। एक में क्या कि अच्छा ऑप्शन से ही हो जाता, एक में क्लोरीन लगाया हुआ था N2Cl की जगह पे, वो तो तब लगता ना जब सैंडमेयर गटरमैन होता। ठीक है, एक में BR लगाया हुआ था, एक में नन लिखा हुआ था और एक में हटाया हुआ था, तो भाई सीधा था कि हटेगा ऊपर से। अब जैसे क्वेश्चन था जिसमें बॉल्स स्कीमन करा, सॉरी, डाइएजोटाइजेशन प्रोसेस करवा के आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ था, रूम टेम्परेचर लिखा हुआ था, और प्रोडक्ट में तो बीडीसी कभी आ ही नहीं सकता, और एक ऑप्शन में बीडीसी दिया हुआ है। मैं अभी आपको भी ये बात बता रही हूँ बिकॉज नेमिंग रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं और काफी पेपर्स में आते हैं। बीडीसी कभी किसी रिएक्शन का लास्ट प्रोडक्ट नहीं होता अनटिल एंड अनलेस वो आपके पास पूछ रहा है कि इसका इंटरमीडिएट बता दो या इसका क्या बनता है इस स्टेप में। रूम टेम्परेचर पे अगर वो रिएक्शन करा रहा है तो रूम टेम्परेचर के मॉइस्चर के साथ ही बीडीसी रिएक्ट करके अल्कोहल फॉर्म हो जाता है, तो उसमें एक्स्ट्रा से वो वाटर लिखता नहीं है, हमने सपोज कर लेना है कि वाटर से रिएक्शन हुआ है। तो ये दो रिएक्शन, और मतलब ऐसे एक दो क्वेश्चन के डिफरेंस से आए हुए थे सेम। तो फिर भी आप बोलो कि हाँ कि हमें नहीं पढ़ हुआ, हमने नहीं किया, बिकॉज वी हैव स्पेंड दिस मच टाइम इन डूइंग दैट। अब जैसे लेट अस सपोज कि मैं केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन लेती हूँ। अब केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन में बहुत सीधी सी बात है कि आपको ऑर्डर पूछता है डाटा एनालिसिस से, या T½ से कोई ऐसा काम पूछता है जिससे T½ और K से कोई एक कैलकुलेशन करवा के क्वांटिटी की फिर यूज करवाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस मतलब बहुत इजी गो थे, आराम से हो सकते थे। एक क्वेश्चन चलो मैं डिस्कस करती हूँ, मुझे अभी याद है कि ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसने पूछा था मिनिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करो इफ वर्क फंक्शन इज 66.3 जूल एंड, बस इतना ही, मतलब कहानी बना के लिखी हुई थी। तो इतना तो अंडरस्टूड था ना कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। किस टॉपिक का क्वेश्चन है ये बताना जरा, किस टॉपिक का क्वेश्चन है बेटे?
बस ऐसे ही चुप करके बैठे रहो, पूरा सेशन भी हम ऐसे चुप करके बैठ जाते थे जब आप कुछ पूछते थे। फिर लास्ट में कहोगे मैम हमसे तो पढ़ नहीं हुआ था, मैम हमने ये नहीं किया था, तो फिर देखो फिर मार्क्स पे फर्क पड़ता है भाई इन चीजों का। अभी आप डिस्कशन देखो, पहले तो डरना नहीं है पेपर में, इतने सारे पेपर दिए हैं, और अगर कैमरे के पीछे बेईमानी से नहीं दिए, ईमानदारी से दिए हैं, या जितने भी क्लास में क्वेश्चन हुए ईमानदारी से सॉल्व किए हैं, फिर तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर बेईमानी से किए हैं तो फिर डर कभी जा नहीं सकता। आप अपना बेस्ट जरूर दे सकते हो, बट किसी भी टेस्ट में अगर आपने ऑनेस्टी से दिए हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन था। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये एच न्यू नॉट को फाई बोलते हैं, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। और फाई जो होता है इसमें ये वर्क फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज अ वर्क फंक्शन। और ये जो आपका वर्क फंक्शन है, आप पहले तो देखो वर्क फंक्शन एक्चुअली में थ्रेशोल्ड एनर्जी ही होता है, यूनिट इसका जूल ही होता है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में उसने बोला है लैम्डा मिनिमम। अब ई मैक्सिमम हो जाएगा एज ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा होता है। और इफ ई इज मैक्सिमम, जब ई मैक्सिमम हो जाएगा तो अगर मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होती है 0 जब स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाता है, इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। और जब स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। तो ये इक्वेशन में सिर्फ फाई आ जाना था बराबर। तो E इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा से क्वेश्चन था, तो लेमडा आ जाता है एच सी बाई ई। और कैलकुलेशन हद से ज्यादा आसान थी। एच की वैल्यू तुम्हें पता है क्या दी हुई है, मुझे यहाँ पे फाई लिख देना चाहिए। एच की वैल्यू 6.63 इंटू टेन पर माइनस ऑफ 34 होती है, और सी की वैल्यू 3 इंटू टेन पावर 8 होती है, डिवाइडेड बाई फाइव, 566.3 होता है। अब मुझे बताओ कैलकुलेशन में था क्या ऐसा। आप इसको हटा दो, 100 नीचे आ जाएगा, इसको हटा दो 10 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, यहाँ तो 10 बचा, तो ये तो कट गया। अब आपके पास क्या बचा, 10 की पावर बची सिर्फ। अब 10 की पावर कितनी हो जाएगी, ये एक 10 है, यहाँ से कैंसिल हो गया, 7 हो जाएगा, माइनस ऑफ 27 हो जाएगा, और साथ में 3 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन था कुछ। थोड़ा ध्यान देना है आपको। अगर ये मान लो 66.3 इंटू टेन पावर कुछ दिया होता, जैसे 24 दिया होता है ना, तो 10 पर माइनस 24 है, तो ये बन जाएगा 3 इंटू टेन पावर माइनस ऑफ 3, तो 0.003 आंसर आ जाता। मेरे कहने का मतलब है कुछ भी क्वेश्चन दिया हो, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगना था, बाकी हो जाता था। तो लेट्स हैव सम ऑफ द क्वेश्चंस, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कैसे का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। आई एम होपिंग की प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे होगे। ये मत देखा करो कि किस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ये देखा करो कि है तो केमिस्ट्री सेम ही है ना। हम जो इस तरह के ट्रेंड के क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। मैंने बहुत बार ये क्लास में बोला है, बिना घबराए करोगे तो बेटा जरूर होगा, और पढ़ रखा है तो क्यों नहीं होगा। चलो मान लेते हैं कि ये तुम्हें पेपर आता है, फिर क्या होगा।
चलिए बताइए क्या आंसर होगा। हम बहुत एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ाई की है और बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ऑल्दो सम ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, ओनली वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग। बट बेटा हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है और अच्छा परफॉर्म करोगे आप। बिना घबराए पेपर देना है सबने। कोई भी पेपर ना किसी के लिए भी हार्ड या सबके लिए वो नहीं होता है, मतलब इट इज जस्ट लाइक हाँ भाई मेरे लिए ही मुश्किल है बाकियों के लिए इजी था। हर किसी का कुछ प्लस कुछ माइनस होता है। ठीक है, किसी का कोई टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, किसी का कोई टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, तो आपको थोड़ा ध्यान से इस तरीके से लेके चलना है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमेशा जब पेपर सामने आता है ना तो पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन टिक कर लेते हैं जो हमें लगता है कि ये तो हमने कभी देखे ही नहीं है या हम कर ही नहीं पाते। उन क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट करना बार बार पढ़ के कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन है जिसको आप देख सकते हो, सोच सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, उस पे जाते हैं। अभी नॉट करेक्ट। बड़ी हद वाली बात है कि मैंने अभी ये क्वेश्चन मुंह से बोला था कि ये क्वेश्चन आया था, आंसर भी बोला था, और तब भी अभी अगर तुम गलत जवाब दे रहे हो तो मैं क्या ही बोल दूं। फिर तो चीटिंग भी करना बहुत मुश्किल है बेटे। और चीटिंग तो वैसे भी नहीं कर सकते। रुचि करेक्ट, क्षितिज करेक्ट। नियोप्रीन है आंसर, अभी तो बोला है तुम्हें कि क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बनता है, बाकी सब कॉम्बिनेशन से बनते हैं। बुना एंड एस में, पीएचबीवी में, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन में दो दो चीजें यूज होती हैं। ठीक है, नॉट अ कोपॉलीमर ये सब को, विच इज नॉट अ कोपॉलीमर, दिस इज नॉट अ कोपॉलीमर, बाकी सब को है। ये है होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर होता है जिसमें सिंगल यूनिट होता है। और ये सारे हैं कोपॉलीमर। चलो टेल द आंसर। गिव द आंसर बेटा क्विकली। ध्रुव नॉट करेक्ट। मैं तो तुम लोगों की ये सोच पे हैरान हूँ कि जो मैं तुम या तो क्लास ऑन करके चुप करके बैठ गए हो, या फिर तुम सुन नहीं रहे हो, कुछ अपना अपना काम कर रहे हो, फिर तो क्लास ज्वाइन ही नहीं करनी थी। मैंने अभी क्लास की स्टार्टिंग में ये दो क्वेश्चन बोले और अभी ने पहले क्वेश्चन का कुछ और ही आंसर दे रहा है। अब ध्रुव दूसरे क्वेश्चन का कुछ और ही आंसर दे रहा है। इसका मतलब है यू आर नॉट लिसनिंग कि हाँ मैंने क्या बोला है। तो फिर क्लास में आने का क्या फायदा है अगर सुनना ही नहीं है तो? बस लॉगिन करके छोड़ देते हो क्या? मैंने अभी आते ही ये क्वेश्चन बोला कि लेंथेनाइट का ये क्वेश्चन आया था और मैंने बच्चों को पूछा तो कईयों ने गलत किया। रुचि एब्सोल्युटली रॉन्ग। बस यही काम तुम नीट के पेपर में कर देना बेटे वहां पे जाके। यूरोपियम है इसका आंसर और चीख चीख के बोला है मैंने आते ही क्लास में। यूरोपियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4f7 एंड 6s2। तो यूरोपियम जब +2 हो जाएगा तो ये 4f7 हो जाएगा। ये मोस्ट स्टेबल डाइवेलेंट आयन है यहाँ पे। और अगर कोई दो हो जो ऐसे बनते हैं तो उनमें से जिसका साइज बड़ा है वो थोड़ा सा स्टेबल होगा, जो थोड़ा सा छोटा है वो नहीं होगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी उसको ज्यादा देनी पड़ती है। भाई ध्यान से सुना करो, ऐसे नहीं बात बनेगी।
चलिए दीजिए बेटा आंसर इसका। दो बच्चों का आंसर आया है। ध्रुव मैंने अभी बोला था पर आई एम सॉरी यू आर नॉट लिसनिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट डाइजोनियम सॉल्ट हो ही नहीं सकता। किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट डाइजोनियम सॉल्ट नहीं होता क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट इज नॉट अ स्टेबल कंपाउंड। और मैंने आते ही बोला बट ना आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड सुना ना आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड सुना। एंड द सेम मिस्टेक्स यू आर गोइंग टू रिपीट इन द फाइनल एग्जाम इफ यू विल नॉट बिकम अटेंटिव। रॉन्ग आंसर। क्षितिज ने भी अगर ये दिया तो गलत है। प्राइमरी अमीन है उसको नाइट्रस एसिड के साथ करेंगे NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में। तो पहले बनेगा Rn2 प्लस एंड Cl नेगेटिव। फिर इसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो अल्कोहल बनता। और ये वाटर कहाँ से आया क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट इज नॉट अ स्टेबल प्रोडक्ट। इसको लगता है कि N2 प्लस स्टेबल होगा, कभी भी नहीं स्टेबल होगा। तो यहाँ पे वाटर लिखा हो चाहे ना लिखा हो ये मॉइस्चर ऑफ रूम के साथ रिएक्ट करेगा और कभी भी आंसर BDC इसका हो ही नहीं सकता। इसका आंसर अल्कोहल है। ये जो नाइट्रोजन गैस है और HCl है ये बाहर निकल जाएंगे। इस रिएक्शन के पीछे ड्राइविंग फोर्स है गैसियस प्रोडक्ट का बाहर निकलना। और ये प्रोडक्ट कभी भी नहीं हो सकता किसी भी रिएक्शन का अनलेस एंड अनटिल की वो रिएजेंट ना पूछे कि क्या बनता है। चलिए और डी है नन। गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका। पेपर में आया तो ऐसे ही तो ना तो म्यूट करने की ऑप्शन होगी पेपर में और ना चेहरा छुपाने की ऑप्शन होगी बेटे। आंसर तो वहां पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं भी लिखोगे मुझे भी मैम को ना लगे कि हमें नहीं आता है तो पेपर में तो करना पड़ेगा ना। रोहित नॉट करेक्ट।
ये 4 के 4 क्वेश्चन जिन बच्चों ने 10 बजे से क्लास अटेंड की है, 4 के 4 क्वेश्चन मैंने आते ही बताए हैं। दैट क्लियरली शोज कि आप लोग सिर्फ म्यूट करके बैठे हो और आपको कुछ भी नहीं पता है कि क्लास में क्या चल रहा है। क्लास अटेंड करने से कभी कोई बच्चे का नीट एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, उसको पढ़ना पड़ता है जो क्लास में पढ़ाया है। जितना क्लास अटेंड करना इंपॉर्टेंट है, वैसा रिवाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। और हैरानी की बात है कि बच्चों को तो एक हिंट दे दिया जाए तो क्वेश्चन कर लेते हैं, या तो चारों क्वेश्चन मैंने आके बताए और चारों के आंसर गलत। किसी भी बच्चे का अभी तक किसी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है। निशांत करेक्ट। बाकी फिर अपना लेवल खुद ही देख लो। पेपर से पहले आपको कितने प्रोएक्टिव होना चाहिए और कैसा आप लोग कर रहे हो। अक्षिता करेक्ट, रोहित नॉट करेक्ट। ये एनिलीन है। एनिलीन को जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं, या तो इसमें लिखा होता Br2FeCl3। अगर Br2FeCl3 लिखा होता तो ऑर्थो एंड पैरा पे 2 प्रोडक्ट बनते, जिसमें से हम मेजर माइनर डिसाइड करते। अभी नॉट करेक्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे उसने Br3 नहीं लिखा है, तो दैट क्लियरली शोज कि यहाँ पे एक्सेस ऑफ ब्रोमीन है। ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन है। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये एक्टिवेट करता है बेंजीन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। एक्टिवेशन इफेक्ट हो रहा है इसमें प्लस एम का, इससे। तो जितने भी ऑर्थो एंड पैरा है उन सभी पे Br लग जाएगा। अब उसके बाद लगा हुआ है NaNO2। NaNO2 के केस में आपके पास डाइएजोटाइजेशन होता है, और डाइएजोटाइजेशन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा N2 प्लस और Cl नेगेटिव, यानी कि BDC का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाकी 3 के 3 Br ऐसे लगे हुए हैं। और मैंने आज ही आके बोला था क्लास में कि जब ना कंडीशन सैंडमेयर की है, ना कंडीशन गटरमैन की है, तो आई एम हाईली सरप्राइज विद दैट स्टूडेंट जिसने बी टाइप किया। जब ना सैंडमेयर है ना गटरमैन है, तो Cl कैसे लगा दोगे तुम? Cl तो लग ही नहीं सकता। फिर आप कह देते हो कि ऑर्गेनिक मुश्किल है। कसूर ऑर्गेनिक में नहीं है, कसूर हम लोगों की पढ़ाई पे है कि हम लोगों ने उसको रिवाइज किया या नहीं किया। अब मैंने क्लास में आते ही बोला, तब नहीं सुना तो पहले वाले लेक्चर तो फिर मैं क्या ही बोल दूं। H3PO2 एक वीक एसिड है, और मैंने बोला था कि ये पानी की तरह OH इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, ये सिंपली ग्रुप को हटा देगा, क्योंकि BDC कभी किसी रिएक्शन का लास्ट प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। तो इसका ऑप्शन ए आएगा। सी कभी भी नहीं आ सकता था। ऊपर Br कैसे आ गया? ना सैंडमेयर ना गटरमैन। डी भी कभी नहीं आ सकता था, क्योंकि ऊपर ना सैंडमेयर ना गटरमैन था, नन भी नहीं था। तो या तो नन देते या ए देते तो मेरे को फिर भी समझ आता, पर जिन्होंने BC दिया तो मैं तो हैरान हूं उन लोगों से। अब इसका मतलब है H3PO2 वाटर जैसा भी काम नहीं करता, मॉइस्चर से भी उसने रिएक्ट कर लिया था। पर अगर H3PO2 है, वो सिंपल इसको हटा देगा और N2HCl बाहर निकल जाएगा BDC से। तो इसका ए वाज अ करेक्ट ऑप्शन। दीजिए आंसर इसका। गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन।
इससे आसान तो कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता, ना नीट में ना जेई में। अभी भी बोल रही हूँ, प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स का क्वेश्चन, उसमें कौन सी फोर्सेस हैं, डीएनए आरएनए में कौन बेस किसमें होता है किसमें नहीं होता स्ट्रक्चर के साथ, और कार्बोहाइड्रेट एपीमर एनोमर वगैरह। निशांत करेक्ट। और जिसको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पड़ा, ही इज अ बिग जीरो इन द कार्बोहाइड्रेट्स। गुस्सा लग रहा है तो लग ही जाए, बट अगर एग्जाम से 3 दिन पहले, 3 4 3 ही हो गए, आज 13 है, 16, और उसके बाद तो एग्जाम में ही बैठना है, किसी को ये नहीं पता कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो अब मैं क्या ही बोल दूं फिर। जितनी मर्जी क्लासेस लगा लो तुम, कुछ भी नहीं हो सकता। क्लास में टीचर ने सब कुछ बोला, सब कुछ कहा, 50 बार क्लास में क्वेश्चन करे, 50 बार चीजें करी, पर आपके कहने से क्या होता है मैडम? हम नहीं पढ़ना चाहते तो नहीं पढ़ना चाहते, हम बस सिर्फ क्लास लगाते हैं। लगाते नहीं, दैट इज अ रॉन्ग वर्ड। हम क्लास में आते हैं और कैमरा बंद करके चुप करके बैठ जाते हैं, आप बोल लो जो बोलना। Really surprising. Before the 3 days in an exam, alpha helix structure, beta plated sheet, extremely important structures of biomolecule. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जी इसमें। शायद मेरे ख्याल से कई क्लास में ऐसे भी महान हस्तियां बैठी हैं जिनको इस टाइम पे मैं पूछ लूं कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, वो चुप हो जाएंगे कि हमें नहीं पता। ये पेप्टाइड लिंकेज होती है। इसमें सी डबल बॉन्ड ओ एक ग्रुप का, एनएच दूसरे ग्रुप का, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। चलिए बताइए। यहाँ पे 3 नहीं है, 5 है। इससे आसान आ सकता है कोई क्वेश्चन? बताओ। PF5 की हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता? वेरी गुड, एक्सीलेंट क्लास, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे जा रहे हो, अच्छे डॉक्टर बनोगे। PF5 की हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता बच्चों को, और वो नहीं बता सकते कि XY क्या होगा। शाबाश। 18 स्टूडेंट में से किसी एक बच्चे को PF5 की हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता? एब्सोल्युटली रॉन्ग ध्रुव, शेम ऑन यू। और ये रिकॉर्डेड है, 50 बार सुनना, थोड़ी शर्म आए इस बात में। क्षितिज करेक्ट, पूर्णिमा एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं तो गालियां लगा रही हूँ, मम्मी तुम्हारी होती ना यहाँ पे, फिर तुम्हें पिटाई भी लगाती। PF5 की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 बेटा, देख लेना, शायद बेटा कभी नोट्स में लिखी हो, हमने किसी जमाने में पढ़ी हो, आज से 10 15 साल पहले, है ना, इतने दूर की बात है तो तुम तो भूल ही जाओगे ना। और क्वेश्चन में उसमें SPX और BY लिखा है, और Y की वैल्यू पूछी है, और ये नहीं चेक हुई। ध्रुव किस एंगल से ये आंसर 2 था? अनम्यूट योरसेल्फ ध्रुव। ध्रुव अनम्यूट योरसेल्फ, किस एंगल से ये आंसर 2 था? निशांत करेक्ट। ध्रुव अनम्यूट योरसेल्फ। ये तो रिस्पेक्ट है आपकी। देवेश एब्सोल्युटली रॉन्ग बेटा। चलो कोई बात नहीं, जितना मर्जी जो मर्जी करो, 4 दिन बाद खुल ही जाएंगे तुम्हारे रिजल्ट के पत्ते। Highly surprised to see the performance, how you are doing. Very good. Well done. May God bless you with the result, what you have done.
जिसको PF5 की हाइब्रिडाइजेशन नहीं आई वो नीट क्या लिखने जाएगा? Which of the following has a minimum synergic bond? सिनर्जिक बॉन्ड का मतलब होता है बैक पाई बॉन्डिंग। A is MnCO5, B is Mn2CO10, CrCO6, D is FeCO5. Mark the correct option. सिनर्जिक इफेक्ट होता है बैक पाई बॉन्डिंग। दिस इज कॉल्ड एज अ बैक पाई बॉन्डिंग। हर कोई जो लीगेंड होता है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इसके पास लॉन पेयर होता है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। तो जिसके पास लॉन पेयर होता है और इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, तो यहाँ से बनता है सिग्मा बॉन्ड। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब अगर आपके लीगेंड में भी कोई एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो मेटल के फील्ड इलेक्ट्रॉन से बैक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते हैं जिससे बनता है बाई पाई बॉन्ड। यहाँ पे CO है, CO पहले मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। उसके बाद CO के केस में एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल भी होता है और ये जो एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल है इसमें से वापस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करता है। जब ये वापस से इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो डबल बॉन्ड बन जाता है। जितने मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा वो बैक पाई बॉन्ड बनाएगा। मोर इलेक्ट्रॉन्स ऑन मेटल, more will be tendency to form the back pi bond. अब सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें क्रोमियम में है, तो इसलिए इसमें सबसे ज्यादा बैक पाई बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी। Which of the following gives N2 on thermal decomposition? ये क्वेश्चन है। किसमें से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी जब थर्मली डिकम्पोज होगा? Its answer is a B. BaN2 3 जब ब्रेक होता है तो Ba और 3N2 देता है, क्योंकि बेरियम जो आपका है वो नाइट्रोजन के साथ स्टेबलाइज नहीं होता है, वो ये कंपाउंड बनता ही नहीं है। मोरवा 3 तो नहीं है, 2 है, तो 2 ही N2 आएगा।
The value of Kp for the reaction 2H2S gives it 2H2 in the gaseous state plus S2 in the gaseous state is 1.2 into 10 raised power minus of 2 at 1065 degrees centigrade. The value of Kc is A is less than 1.2 into 10 raised power minus 2. B is greater than 1.2 into 10 raised power minus 2. C is equal to 1.2 into 10 raised power minus 2. D is 0.12 into 10 raised power minus 2. Do this. This is a quite easy question. केसी केपी का रिलेशनशिप लगाइए, आंसर आ जाएगा. देवेश करेक्ट. टू एच टू एस कंबाइन करके देंगे 2H2 plus S2. Both are in the gaseous state. Kshitish correct, Nishant correct. अब इस क्वेश्चन में Kp की वैल्यू 9, तो अब Kp की वैल्यू दे रखी है 1.2 into 10 raised power minus of 2. Kp और Kc में रिलेशनशिप आना चाहिए था. Kp is equal to Kc RT की पावर डेल्टा n. और अगर हमें Kc कैलकुलेट करना है, दैट इज Kp अपॉन RT की पावर डेल्टा n. अब इसमें डेल्टा n की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स इन द गैसियस स्टेट होते हैं 2 + 1 3 हो गया, 3 - 2 is 1. तो इसका मतलब है Kc चला जाएगा Kp दैट इज 1.2 into 10 raised to power minus of 2 डिवाइडेड बाय R into T पावर 1. ठीक है. अब बहुत सीधी सी बात है कि इफ दिस इज अ फैक्टर डिवाइडेड बाय RT, तो इसका मतलब है Kc विल बी यू कैन से लेस देन Kp. अब Kc लेस देन जो होगा आपका 1.2 into 10 raised power minus of 2 होगा, बिकॉज दिस इज अ स्मॉल फैक्टर और उसको भी डिवाइड कर रहे हैं किसी से, तो Kc बहुत कम होगा Kp से, तो वैल्यू इज लेस देन. कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी. The solution having hydrogen ion concentration is 0.0005 gram equivalent per liter. Its pOH is A is 8.2798, B is 10.6990, C is 12.7854, D is 13.3344. Do this.
बताइए, नो आंसर टिल नाउ। करेक्ट देवेश। The solution having the hydrogen ion concentration is this. Hydrogen ion concentration is given 0.0005. That can be written as 5 into 10 raised to power minus of 4. This is H plus ion concentration that is given. और यूनिट है ग्राम इक्वलेंट पर लीटर। अब POH पूछा हुआ है। अब हमें पता है कि जो KW होता है, जो कि H प्लस और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के बराबर होता है प्रोडक्ट के, दैट इज 10 रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 15। अब इसमें से H प्लस की है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 4, साथ में OH नेगेटिव हो गया, दिस इज 10 रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 14। तो इसमें से OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आ जाएगी 14 विद 10 रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 14 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 4। 1/5 हो गया 0.2 और 10 की पावर माइनस ऑफ 10 हो गया। तो ये आ गया आपके पास 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 11 अप्रोक्सीमेटली। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। बस आगे तो कुछ बचता ही नहीं है। POH नेगेटिव कैलकुलेट करना है तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH नेगेटिव होगा। माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH नेगेटिव है 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 11। तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस दैट विल कम्स एज माइनस ऑफ लॉग ऑफ 2, या माइनस को अलग से ले लो, प्लस लॉग ऑफ 10 रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 11। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ 2 माइनस 11 आ जाएगा, यानी कि आंसर बन जाएगा 11 माइनस लॉग 2। अब 11 माइनस लॉग 2 सबको पता है 0.3010। तो आपका आंसर कुछ अप्रोक्सीमेटली 10.6990। करिए आंसर, सॉल्व कीजिए पहले इसको।
अभी करेक्ट, देवेश नॉट करेक्ट, रोहित करेक्ट। ये अगर 1 है, ये कह रहा है 1.5 टाइम्स है उसका, और ये स्टार्टिंग में बने नहीं होते। टाइम टी में से अगर ये एक्स चला गया, ये उससे डबल स्पीड से जाएगा क्योंकि इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डबल है, ये भी डबल स्पीड से बनेगा और ये एक्स होगा। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो यानी कि 1.5, नहीं ए कितना है, 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स और 1.5 माइनस 2x दोनों इक्वल हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.5। ये एक्स कैलकुलेट हो गया। अगर एक्स कैलकुलेट हो गया तो आगे तो कैलकुलेशन सिर्फ के सी की बचती है। के सी इज कंसंट्रेशन ऑफ सी स्क्वायर, concentration of D, concentration of A, concentration of B square. Concentration of C is 2x square, concentration of D is x, concentration of A is 1 minus x, B is 1.5 minus 2x का square. And when you are going to solve it, you are getting Kc is equal to, सारे x cancel out हो जाएंगे, तो बचेगा आपके पास 4 when you will solve this। तो यही उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि कितनी है वैल्यू, that will comes out to be 4। लास्ट क्वेश्चन, चलिए डू इट फास्ट।
अभी करेक्ट, रोहित करेक्ट. Very famous equation, Henderson's equation, and Henderson's equation में pH is equal to pKa plus log of concentration of salt by concentration of acid होता है. This is basically the equation. pKa दिया हुआ था, log of सारी वैल्यूज दी हुई हैं, बस सॉल्ट और एसिड पहचानना था. एसिटिक एसिड के साथ एसिड लिखा ही हुआ है, वो एसिड होगा, और सॉल्ट आपका दिया हुआ है अलग से. तो आपके पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन है 0.10 और एसिड की है 0.03. तो बिल्कुल आसान कैलकुलेशंस थी. व्हेन यू विल सॉल्व देम, ये लॉग की वैल्यू आ जाती है 0. क्योंकि लॉग 3 यूज हो रहा है इसमें. लॉग 10 तो 1 होगा, माइनस लॉग 3 होगा ना. लॉग 3 0.4771 होता है. तो जिन्होंने आंसर निकाला है शायद उन्हें याद ही है वैल्यू. 0.5228 हो जाएगा, 5.09. और आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी केमिकल इक्विलिब्रियम से ज्यादा होती है. लोग पहला इसमें है, और ये बहुत मैंडेटरी है. जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो ये करने ही करने हैं. सबसे पहले जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में से कार्बोहाइड्रेट सारा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, डीएनए, आरएनए, इनका सिर्फ स्ट्रक्चर और फंक्शन. और डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर में सब एनसीईआरटी से पढ़ना है. जो आपका न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड आता है वो भी. सेकंड थिंग, पॉलीमर. पॉलीमर चैप्टर में से जैसे मैंने आपको कैटेगरी बताई, होमो कौन कौन से हैं, कोपॉलीमर कौन कौन से हैं, पॉलीएमाइड कौन कौन से हैं, पॉलीएस्टर कौन कौन से हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स कौन कौन से हैं, और बाकी यूजेस एंड मोनोमर्स. और तीसरा, एफ ब्लॉक की दोनों लाइंस में से F0, F मतलब लैंथेनाइड एक्टिनाइड में से F0, F7 एंड F14. ये नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से वर्बली पूछूंगी, तो प्लीज इसको कर लीजिएगा इफ यू वांट. फिर बाद में ना रिग्रेट रहता है कि हमें बोला भी गया था, हमें पता भी था, हमने तब भी नहीं किया. दिस इज नॉट गुड. इस टाइम पे मैं आपको डांटूं उसका भी कोई फायदा नहीं है. पॉजिटिव रह के और पढ़ के पेपर देना है. ऐसे नहीं है कि हम तुक्के मार के आ जाते हैं. तुक्के मारने से कभी कोई क्वेश्चन सही नहीं होता. तो प्लीज कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड. लिख भी दिया, रिकॉर्ड भी कर दिया, तो इसको पढ़ लेना अच्छे से. This is all about for today, and rest will continue in the next class. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Thank you.